हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हमने जो बोर्ड पे फिगर बना रखा है वो आपका लास्ट टेस्ट का क्वेश्चन था, जिसका आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया था। मैं सही आंसर भी बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था सॉल्व करने में, वो देख ले कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमने आपको लिखवाया था और हमने आपको बता दिया था कि हमारे पास में 3 प्लेट्स थी और उसके कारण इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तीनों प्लेट के कारण निकालना है, तीनों प्लेट के कारण। तो हमने कहा था बस सिंपल सा इसमें लॉजिक है कि आपको करना यह है कि जो राइट साइड, प्लेट के राइट साइड में आपको पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देखना पड़ेगा। तो जब हम प्लेट से राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में लिखेंगे, और जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू को नेगेटिव में लिखेंगे। बस इतना ही सा आपको यूज करना था और आपका आंसर मिल जाता। किसी भी चार्ज्ड प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती थी वो हमने आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, E = σ/2ε0। ये होता है किसी भी एक प्लेट के कारण। अब यहाँ पे है 3 प्लेट, तो तीनों प्लेट पे ये फॉर्मूला बारी बारी से यूज कीजिए। बाल लेते हैं ये प्लेट नंबर 1, 2 और ये प्लेट नंबर 3। तो देखिए तो जरा यहां से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E1 प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो देखो E1 के लिए इधर क्या है, P पॉइंट किधर है, लेफ्ट में है कि राइट में है। तो E1 के राइट में है, यानी E1 जो होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, पहले साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, आसान होगा सॉल्व करने में। अब जरा E2 के लिए देखिए, E2 के लिए भी किसमें है, राइट में है P पॉइंट। तो E2 के लिए भी क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन E3 के लिए क्या होगा, देखो E3 के P पॉइंट लेफ्ट में है तो इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बारी बारी से ये फॉर्मूला सबके लिए यहां लिख लेते हैं। तो देखिए E1, तो E बराबर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बटा 2ε0। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस सिग्मा बटा 2ε0 हो जाएगा। अब आ जाइए सेकंड वाले पे, तो सेकंड का सरफेस चार्ज डेंसिटी -2 सिग्मा, तो -2 सिग्मा अब बटा 2ε0। और E3 का फिर से प्लस सिग्मा, इधर आ रहे तो माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस सिग्मा बटा 2ε0। अब बारी डायरेक्शन की, तो देखिए तो जरा हम लोगों ने इधर लिया पॉजिटिव, इधर लिया नेगेटिव, किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। हमारा एक्सिस कौन सा है, एक्स। मान लो इधर बना होता वाई, इधर बना होता जेड, तो उसी का यूनिट वेक्टर लिखते हैं, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है, या वेक्टर लिख देते हैं ई नेट। हमने देखो यहाँ पे वेक्टर लगा दिया, तो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी लिखना होगा और डायरेक्शन भी। तो हमारा रेफरेंस एक्सिस कौन है, किस एक्सिस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, एक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे लगा देते हैं आई कैप। देखो सब में माइनस कॉमन निकल जाएगा, सब में माइनस कॉमन निकल जाएगा, और जब सबको तुम सॉल्व करोगे तो ये 2 कट के 1 हो गया, ये हो गया 1/2, यानी कि ये वैल्यू लगभग हो जाएगा आपका 4/2, यानी कि 2 सिग्मा अब बाई ε0। एक्स एक्सिस है इसीलिए हम क्या लिखेंगे, आई। यानी आपका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 3 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया। बिल्कुल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था आपको। सिंपल आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते और आपका आंसर मिल जाता। और मैं एक बात आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो था ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन था 2005 में। तो जिन लोगों ने जवाब दिया उन्होंने एक IIT का क्वेश्चन बहुत इजीली में सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन को देकर आपसे सॉल्व करवाने का मतलब बस ये था कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, उससे आप सिर्फ +2 लेवल तक ही सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, उससे आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। जो आगे का लेवल होता है उसमें कोई कॉन्सेप्ट बहुत अलग से नहीं आता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, सिर्फ थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। तो ये रहा राइट आंसर। जिन लोगों को राइट आंसर देखने में दिक्कत हो रही थी वो इस क्वेश्चन को नोट कर ले, क्वेश्चन ऑलरेडी नोट कर, सॉल्यूशन को वो नोट कर ले, फिर मैं नाम अनाउंस करता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आपको सबसे पहले आंसर देने वाले का नाम बताते हैं, और जिन लोगों ने इसका बहुत अच्छा अप्रोच दिखाया क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनका भी नाम बताएंगे। क्योंकि देखिए हमने आपको पहले ही कहा था कि ये जो टेस्ट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से अगर सवाल नहीं बना तो वो पढ़ नहीं रहा है, या किसी ने बना लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट होकर कुछ सवालों को सॉल्व कीजिए, और वो जो आपका लेक्चर जो थोड़ा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा आपको फील आएगा चलो फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत क्विज हो रहा है, तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट आपका आता है। तो इस बार का जो नामों का लिस्ट है वो पिछले बार के नाम से भी ज्यादा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, अच्छी बात है।
सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो नाम का लिस्ट काफ़ी लंबा है, हम पढ़ते हैं। नाम का लिस्ट है जो हमारे पास में, उसमें नाम में है खुशी, नेहा, अमन, हर्षिता मौर्य, राज श्रीवास्तव, निधि, निधि 2 है, 2 बार मतलब 2 निधि ने जवाब दिया है, सुमित, रितिका, जया, नुसरत, प्रिंस, निशु, ऋतिक, मोनू, खुशबू, सेजल, मानसी, सोनाली। मतलब ये वो सारे नाम हैं जिन्होंने आंसर करेक्ट दिया है या उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट के आसपास था। बहुत सारे लोगों ने अच्छा अप्रोच दिखाया, मतलब वो आंसर तक तो नहीं पहुंचे लेकिन उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह का अप्रोच आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये आइडिया क्वेश्चन था। नीट का क्वेश्चन होता है जनरली कुछ अच्छा कुछ कम लेवल का भी क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से नहीं, बस आप अपना अप्रोच सही रखिए, कॉन्सेप्ट सही रखिए। फिर से 2-3 जवाब जो थे वो बिल्कुल आसपास थे एक दूसरे के, मतलब बहुत कम टाइम में हमको मिला। उसमें फिर से एक बार साक्षी, इसने पिछली बार भी थोड़ा आंसर सही दिया था लेकिन थोड़ा सा उसका लेट हुआ था, फिर से उन्होंने लेट किया, अगली बार वो कोशिश करे आगे जाने का। गौरी, इसका भी वही हाल है, इसने भी जो आंसर सही आया उसके बहुत जल्द बाद इनका आंसर आया। और जो सबसे पहले हमें आंसर आया एकदम सबसे कम टाइम में, देखिए कुछ लोगों के साथ नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो इशू भी रहेगा, तो वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका लक फैक्टर है। किसी का जवाब आ गया लेकिन नेट स्लो है तो क्या कर सकते हैं। तो एग्जाम में तो सब कुछ होता है ना, लक फैक्टर भी होता है और आपको सबसे कॉम्पिटिट करके आगे निकलना होता है, तो यहाँ पे सब कुछ आपको उस तरह का माहौल मिलेगा। सबसे कम टाइम में जिसने हमको आंसर दिया, बिल्कुल जैसे ही हमने वीडियो अपलोड किया उसके जस्ट 10 मिनट बाद, यानी 4:10 उसने राइट आंसर मेरे को बता दिया था। उसका नाम है अभिषेक कश्यप और इसका जवाब काफी अच्छा था। तो आज का जो टेस्ट 2 का विनर है वो अभिषेक कश्यप, इसने बहुत कम समय में और बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो सीधा सा मतलब है इसने अपना पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया है और इसी तरह से यूज करते रहे। बाकी लोग इसके बहुत अगल बगल थे, कोशिश कीजिए आगे निकलने का। और सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वेश्चन का आंसर कुछ अदर इंस्टीट्यूट के बच्चों ने भी दिया है, यानी वो हमारे इंस्टीट्यूट के अलावा भी दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे भी हमें आंसर, जैसे मेंटोर्स का एक लड़का है ऋषि कुमार करके, उसने भी जवाब दिया है। कुछ और भी इंस्टीट्यूट के लड़के हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है, करेक्ट आंसर उन्होंने दिया है। यानी आप तो देख ही रहे हो वीडियो लेक्चर, इंटरेस्ट आप दिखा रहे हो, साथ ही साथ दूसरे कोचिंग के बच्चे भी देख रहे हैं और आंसर कर रहे हैं, उन्हें भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो अच्छी बात है। मतलब आपका ये जो सेशन है वो सक्सेसफुल माना जा सकता है। तो आज हम लोग बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हमने आपको 2 दिन का गैप दिया था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिवाइज कर लो चैप्टर नंबर 1 को, ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का आप लोगों ने नाम जान लिया और इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आज के टेस्ट का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है तो स्टार्टिंग में तो सवाल पूछा नहीं जा सकता है। जो सवाल आएगा वो या तो लास्ट में या बीच में कहीं पे आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोगों ने जस्ट चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और उसी का ये सेकंड पार्ट आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पिछले चैप्टर से ये चैप्टर आपको थोड़ा इजी लगेगा। किस रिस्पेक्ट में ये इजी है वो आप जब लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए इस लेक्चर को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे का बात कर लेते तो ज्यादा बेहतर होगा। पीछे का क्या मतलब, इसी से रिलेटेड कुछ बात। वो बात ऐसे है, मान लीजिए हमारे पास में एक चार्ज है Q, और ये Q फिलहाल किस में होता था, रेस्ट में, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। चार्ज तो हमारा मूव करेगा नहीं, चार्ज हमारा किस में रहेगा, रेस्ट में। और जब कोई चार्ज रेस्ट में होता था तो वो अपने अगल बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। हमने आपको बताया था ये अपने अगल बगल में क्या क्रिएट करके रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसने अपने अगल बगल में मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड इसने क्या करके रखा है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके रखा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए याद करो हम लोग एक वेक्टर डिफाइन करते थे, ई वेक्टर। हम लोग एक ई वेक्टर डिफाइन करते थे जिसका वैल्यू होता था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, अगर कोई चार्ज होता था उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी का यूज करते थे, जिसे आप लोग ई वेक्टर से लिखते थे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो होता था। अब देखो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए, समझना अच्छे से बातों को, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक नया फिजिकल क्वांटिटी अब डिफाइन करने वाले, एक नया फिजिकल क्वांटिटी। और वो नया फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो स्केलर होगा। क्या होगा, स्केलर होगा।
और वो स्केलर होगा। और दूसरी बात उसके साथ ये रहेगी कि जब उस स्केलर क्वांटिटी को आप डिफाइन करोगे तो वो इस चार्ज को पहले नाम लिख दीजिए। इस चार्ज का नाम क्या था? सोर्स चार्ज। ध्यान रखिएगा, सोर्स चार्ज। देखिए हमने कहा कि हम लोग इससे पहले इसके इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए ई वेक्टर का यूज करते थे, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता था। लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक नए क्वांटिटी से, और वो नया क्वांटिटी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। हमने कहा था आपको कि पिछले चैप्टर से थोड़ा इजी हो जाएगा। याद करो पिछले चैप्टर में जो कूलम्स फोर्स था, F वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता था तो वेक्टर मेथड लगाना पड़ता था, और वेक्टर मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। 2 पॉइंट के लिए अलग, 4 पॉइंट के लिए अलग, सब जगह एंगल वगैरह देख के जोड़ना पड़ता था। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में ये आसानी होगी कि वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और आपको अगर बहुत सारे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना भी पड़ेगा तो वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहां भी ये आसानी हो सकती है। पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। तो देखो ये है हमारा सोर्स चार्ज जो कि रेस्ट में है। मान लीजिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं बी। ये दोनों पॉइंट जो है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। और हम लोग कहते हैं कि हमने इस बी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को लाकर प्लेस कर दिया, स्मॉल क्यू। ये कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। अब ये बताइए, जब इस टेस्ट चार्ज को तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर के प्लेस करोगे तो ये जो सोर्स चार्ज है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट किया हुआ है आपने, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया बाद तुम किसी टेस्ट चार्ज को लाकर के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिए तो ये अपना रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। और जो टेस्ट चार्ज होता था वो भी मेरा कैसा चार्ज हम मानते थे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसा लेते थे हम लोग? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अब ये वाला जो चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करना चाहेगा? रिपल, यानी वो फोर्स लगाएगा। और जब फोर्स लगाएगा, लेकिन आपने उसको ला करके बी पॉइंट पर रख दिया, तो जब आप उसको ला करके इस बी पॉइंट पर रखोगे तो आप कुछ वर्क करोगे ना कुछ एनर्जी तो स्टोर होगा ना इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ एनर्जी होगा ना इस चार्ज का। तो देखिए आप जितना वर्क किए इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में, और आपने कहां से लाया होगा, तो माना जा सकता है इसको, या लोग मानते हैं इसे, कि ये टेस्ट चार्ज लाया गया इनफाइनाइट से, जहां पे इसकी एनर्जी 0 थी। तो कहीं से इसको इस पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही इस पॉइंट का, इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट का, वो सोर्स चार्ज की वजह से होता है। और कैसे उसको डिफाइन करते हैं? तो जितना वर्क किया गया, देखो ऐसे डिफाइन करोगे, जितना वर्क किया गया इस चार्ज को कहां से लाने में, तो बी पॉइंट तक लाया गया। कहां से लाया गया होगा? तो हम मान लेंगे इनिशियल ये कहां था? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से बी तक लाने में, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से बी तक लाने में पर यूनिट टेस्ट चार्ज जितना वर्क किया गया, वही इस पॉइंट का क्या है भाई? तो पोटेंशियल है। वही इस पॉइंट का क्या है? पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आपने जो वर्क किया होगा, कुछ बातें और इसमें हम ऐड कर दे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। ये जो वर्क किया गया वो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ना किया गया, क्योंकि ये तो नहीं चाह रहा था कि टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में है। अब मान लो आपने जो वर्क किया वो किसके अगेंस्ट किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया। तो डेफिनेशन में हम लोग इसे भी जोड़ेंगे कि ये जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होता है। एक बात और, हम जब टेस्ट चार्ज को यहां पे लाते हैं पॉइंट बी पे, जब हम पॉइंट बी पे टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो हम लोग करते क्या है? इसकी एनर्जी को चेंज नहीं करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करते हैं। यानी हम इसे बहुत स्लोली लाते हैं, इसके अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है। यानी जितने फोर्स से ये हमें धक्का दे रहा है जाने के लिए, मान लो ये टेस्ट चार्ज, और इसे हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाए, और ये तो नहीं चाह रहा है कि ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में है, ये क्या लगा रहा होगा? इधर फोर्स। तो जितना फोर्स ये इसको भगाने के लिए लगा रहा है, उतना ही फोर्स हम इसको इधर लाने के लिए लगाएंगे। तो नेट फोर्स टेस्ट चार्ज पे क्या रहेगा? 0। नेट फोर्स क्या रहेगा टेस्ट चार्ज पे? 0। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा? 0। यानी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? हाफ mv²। तो जब वेलोसिटी नहीं बदला तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमने इसमें जोड़ा कि विदाउट एक्सीलरेटिंग द टेस्ट चार्ज वी विल मूव इट, ठीक है। तो 2-3 बातें यहां पे हमने आपको बताया, उन सभी को जोड़ के हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन तैयार करेंगे।
आपको हमने जो बात बताया एक बार फिर से हम बताते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का सोर्स चार्ज के कारण कैसे डिफाइन होता है। तो जितना वर्क किया जाए किसी टेस्ट चार्ज को, जितना वर्क किया जाए पर यूनिट टेस्ट चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सिलरेटिंग। किसके अगेंस्ट लाना है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाना है, और इसके अंदर कोई एक्सिलरेशन नहीं होना चाहिए। यही इसका डेफिनेशन है, और आपको याद रखना है स्केलर क्वांटिटी होती है। अब कोई पूछेगा कि ए का पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा, तो फिर हम इस चार्ज को कहां लेकर जाएंगे? इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से अब की बार कहां लेकर के आएंगे? तो ए तक लेकर आएंगे। अब ए तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए पर यूनिट चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड। वो हो जाएगा कहां का पोटेंशियल? ए का पोटेंशियल। वी से हम लोग किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को डिनोट करते हैं। तो ए का पोटेंशियल ये हो गया, अब बी का पोटेंशियल ये हो गया। यानी हर पॉइंट का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी हर पॉइंट का पोजीशन के साथ उसका एनर्जी क्या करता है? वेरी करता है। हम वर्क कर रहे हैं ना लाने में, वर्क डन की बात हो रही है, तो वर्क डन ही तो एनर्जी के रूप में स्टोर होगा ना। बहुत सारे बुक ने पहले एनर्जी पढ़ाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद उन्होंने डिफाइन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेकिन हम आपको पहले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बता देते हैं, बाद में आपको हम एनर्जी तक लेकर जाएंगे। फिर से यहाँ पे एक बात समझिए आप, देखिए हमने कहा ए का एनर्जी, ए का पोटेंशियल क्या होगा? तो वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। जितना वर्क किया जाए उसको फिर टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, वो किसका एनर्जी आ गया? किसका पोटेंशियल आ गया? ए का। बी के पोटेंशियल के लिए क्या कीजिए? उस टेस्ट चार्ज को फिर इन्फिनिटी पे लेके जाइए, और अब की बार कहां तक लेकर आइए? बी तक लाइए। बी तक लाने जितना काम किया जाएगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो बी का क्या होगा? पोटेंशियल होगा। तो देखिए तो जरा, बी का पोटेंशियल अलग होगा, ए का पोटेंशियल अलग होगा, यानी देयर विल बी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। इसी को आप लोग को कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो यही है, देखिए दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि दोनों पॉइंट पे वर्क डन का वैल्यू भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा, और इन्हीं दोनों के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। और देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट क्यों जरूरी है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इसके बाद आपका चैप्टर आने वाला है इलेक्ट्रिक करंट, जहां पे चार्ज आपका मूव करेगा। तो जब चार्ज आपका मूव करेगा तो आपने पढ़ा होगा चार्ज हमेशा मूव करता है हायर पोटेंशियल से कहां? लोअर पोटेंशियल। तो ये हायर पोटेंशियल का मतलब क्या है? ये लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? किसे हम हायर पोटेंशियल पे बोलेंगे, किसे हम लोअर पोटेंशियल पे बोलेंगे? तो वो डिफाइन होगा इसी डिफिनेशन से। मान लीजिए ए की पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आ गई, बी की पोटेंशियल की वैल्यू कम आ गई, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, बी का पोटेंशियल कम हो जाएगा। यानी जो चार्ज वो मूव करेगा ए से किधर? बी, खुद ब खुद मूव कर जाएगा वहां पे। कुछ आपको आप एक सोर्स लगा दीजिएगा, बैटरी जो लगाते हो क्या करता है? पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक चार्ज को क्या करा देता है? मूव। जब चार्ज मूव कराता है तो उसी के चार्ज के मूव करने के रेट से आपको वहां पे करंट जनरेट होता है। यानी करंट चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कैलकुलेशन में आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। हम इसका डेफिनेशन आपको लिखाते हैं। आप ये सारा सिनेरियो समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, यहां तक बातों को समझते हैं। अब हम लोग इसके डेफिनेशन पे चलते हैं, और आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखवा देते हैं, और किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे होता है वो कैलकुलेट करने का आपको हम फॉर्मूला दे देते हैं। क्योंकि देखो ये जो मेरा सोर्स चार्ज है ये किसी एक पॉइंट पर रखा हुआ है, मतलब ये पॉइंट चार्ज है। याद करो चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको दो तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने दिया था आपको पॉइंट चार्ज के कारण, वो शायद आपको याद होगा, E बराबर K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का मॉड अब बाय R स्क्वायर। यार ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण। उसके बाद हमने आपको 3-4 फॉर्मूला बताया था। हमने कहा था रिंग पे चार्ज को बिखेर दो कंटिन्यूअसली, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकलवाया हमने। लाइन पे चार्ज को बिखेर के आपसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया। प्लेन शीट पे बिखेर के चार्ज को हमने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया। यानी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण भी निकाला, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके भी निकाला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी हम लोग दोनों काम करेंगे, पॉइंट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे, और जब चार्ज बिखरा हुआ होगा तो भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो पहले इसकी डिफिनेशन को लिख लिया जाए, फिर इसके डेरिवेशन पे हम लोग चलते हैं। देखिए हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताया, उसके डेफिनेशन हमने आपको बता दी थी। वो डेफिनेशन हमने बोर्ड पे लिख रखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वो पढ़ के आपको बता देता हूं।
The electrostatic potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done per unit positive test charge in moving it from infinity to that point without acceleration। जो हमने कहा था कि उसकी एनर्जी को चेंज नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी को, उसमें एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, एक जैसी, यानी नेट फोर्स क्या रहेगा, 0 अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसमें लाना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, आपको हमने बताया था पिछले चैप्टर में, कंजर्वेटिव फोर्स। किसी किसी बुक में डायरेक्ट लिखा रहता है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय v। जितनी बातें हमने आपको बताई वो सारी बातें हमने बोर्ड पे लिख दी। जैसे मान लो हम आपको करके यहाँ पे दिखा देते हैं, मान लो मेरे पास में ये पॉइंट चार्ज है प्लस q, सोर्स चार्ज है, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, रेस्ट में रहेगा, चलेगा नहीं, और इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, और इसके कारण मान लो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट ए का हमें चाहिए पोटेंशियल। ए पर इस सोर्स चार्ज का क्या पोटेंशियल होगा हमें चाहिए, पोटेंशियल को v से डिनोट करते हैं, और va का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो हमें टेस्ट चार्ज को कहां से लाना पड़ेगा, ए तक कहां से लाना पड़ेगा भाई, तो मान लो यहां कहीं इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी से आपको टेस्ट चार्ज को लाना पड़ेगा किस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक। कहां तक लाना पड़ेगा आपको, ए तक लाना पड़ेगा, कहां से, इंफिनिटी से। अब आप इंफिनिटी से ए तक किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, मान लो तुम इस रास्ते से आए ए तक, मान लो तुम इस रास्ते से आए ए तक, मान लो तुम इस रास्ते से आए, तुम किसी भी रास्ते से आओ, पाथ पे ये जो वर्क है ना वो डिपेंड करेगा नहीं। इसलिए डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये किसके अगेंस्ट किया गया वर्क है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। अब ये बताइए कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन ही वही होता था जिसके द्वारा किया गया वर्क अपने पाथ पे डिपेंड ना करे। और अगर आपको ये बात समझ में ना भी आए तो इसका जब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें ये चीज आ जाएगा, ये पॉइंट वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा। तुम देखना कि जब हम इसको डिराइव करेंगे तो पाथ से कहीं इसको मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ किससे मतलब रहेगा, तो इनिशियल पॉइंट यानी आप कहां से चले हो, और मतलब रहेगा फाइनल पॉइंट यानी आपको कहां तक आना है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफिनेशन अब आपको क्लियर कट है कि किसी सोर्स पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, तो कितना काम किया जाए किसी टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1 कूलम को कहां से कहां तक लाने में, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाना है। मतलब जहां का आपको पोटेंशियल निकालना है, अगर ए का निकालना है तो ए तक लाना, बी का निकालना है पोटेंशियल तो चार्ज को बी तक लाएंगे। और कैसे लिखेंगे, जिसका डेफिनेशन आपको ये कह रहा है कि ए का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, और उसको डिवाइड करा देना है फिर किससे, उस टेस्ट चार्ज से। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वर्क का हो गया जूल, चार्ज का हो गया कूलम, जूल पर कूलम कह लीजिए या इसी को वोल्ट कह लीजिए भी। इन बातों का आप नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मूला से हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिराइव करेंगे, जो आपके एग्जाम में डेरिवेशन आता भी है। तो इस डेरिवेशन को ध्यान समझना, पहले आप डिफिनेशन लिख लीजिए फिर हम डेरिवेशन की ओर चलते हैं। देखिए हम आपको बताने वाले थे किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके रीजन में, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे फाइंड किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए हमने आपको टॉपिक लिखा रखा है, ये टॉपिक आप फिर से बनाइए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो निकालेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने माना है कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q, ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट O, किसी O पॉइंट पे पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट A। अगर ये सोर्स चार्ज पॉइंट O पे रखा हुआ है तो ये अपने अगल बगल में क्या क्रिएट करके रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अगल बगल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट A पर इसके कारण इसका पोटेंशियल चाहिए, विच इज एट अ डिस्टेंस R। ये इससे कितनी दूरी पर है, तो R दूरी पर है। अभी हमने आपको बताया था फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको फाइंड करना है तो हमने तरीका को क्या बताया, एकदम बेसिक मेथड जो वो याद रखिएगा। हमने तरीका आपको ये बताया कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, हमें किसका निकालना है, ए का, तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट तक आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करा कर लाइए। कहां से मूव करा कर लाइए, इंफिनिटी से। कहां से लाना होगा, तो देखिए हमने इंफिनिटी बना रखा है, मान लो यहाँ रास्ते से कोई मतलब हमने कहा था हमें है नहीं, क्योंकि हमें आना है अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए हम इंफिनिटी से ए तक आएंगे, पहली चीज तो ये,
और जितना हमें वर्क करना होगा इन्फिनिटी से ए तक आने में पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही इस पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए का पोटेंशियल हम मान लेते हैं V। कितना है V? या तो इसे VA बोल दो या इसे सिंपल V बोल दो। ठीक है, पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है हमारा, या पूरा लिख देते हैं लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट का हमने कितना मान लिया V। अब हम लोग बाय डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि अगर हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल जानना है तो हमें वर्क निकालना होगा इन्फिनिटी से ए तक पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यू भी मान सकते हैं, क्यू नॉट भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो हम इसे क्यू लेके चलते हैं, यानी हमने यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज लिया है वो क्यू है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज हमें मूव कराना है इन्फिनिटी से लेकर के ए तक। बहुत लोग इसकी कैलकुलेशन में उल्टा भी करते हैं, ए से इन्फिनिटी जाते हैं, लेकिन चलो हम आते हैं इन्फिनिटी से कहा ए आते हैं। तो देखो करना क्या होगा हमें, अब हम डायरेक्ट इन्फिनिटी से ए तक आने का वर्क, इन्फिनिटी से ए तक आने का वर्क डायरेक्ट तो हम लोग कैलकुलेट कर नहीं सकते। क्यों डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट x, यही होता है वर्क, स्केलर क्वांटिटी होती है वर्क। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ चलेगा, डायरेक्ट जहां फोर्स हमारा कांस्टेंट हो। अब ये बताओ यहां फोर्स लगाने वाला है कौन, ये सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, वो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। यानी वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा या कम हो रहा है, अगर वो वेरी कर रहा है, तो अगर फोर्स वेरी करता था तो वहां वर्क निकालने का फॉर्मूला हम क्या सिखाए थे क्लास 11th में, कि आप एक छोटा सा वर्क निकालो dw, छोटा सा वर्क एलिमेंट्री वर्क निकालिए और उसको फिर इंटीग्रेट कीजिए आपको जहां से जहां तक जाना था, तो आपको टोटल वर्क मिलेगा। तो हम लोग वही क्लास 11th वाला वेरिएबल वर्क वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम लोग मान लेंगे, देखिए यहाँ पे कि जब आप जब आप इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आए पॉइंट ए तक, तो मान लेते हैं आपको किसी बहुत ही स्मॉल पॉइंट, आपको दो बहुत ही स्मॉल पॉइंट से होकर गुजरना पड़ा। एक का नाम दे देते हैं P और दूसरा का नाम देते हैं P डैश। यानी किसी समय आपका टेस्ट चार्ज P पे रहा होगा और कहाँ रहा होगा, P डैश पर। यानी आप P से मूव करके कहाँ आए होंगे, P डैश तक। तो P से P डैश तक की दूरी को हम मान लेते हैं dx और ये दूरी हम मान लेते हैं x। ये दूरी जो है यहाँ P से P डैश तक को इसको हम मान लेते हैं dx वेक्टर या dr वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जो भी आपको मानना हो। और ये दूरी कितनी मान लेते हैं x, O से लेकर के P तक की जो दूरी हमारी है, O से लेकर के P तक की जो दूरी हमारी है, इसको फिलहाल मान लेते हैं। देखो हम काम क्या करेंगे, आपको इन्फिनिटी से कहां तक लाना है चार्ज को, ए तक। तो हमने उसके रास्ते में दो छोटा छोटा पॉइंट माना P और P डैश। हम क्या करेंगे, पहले वर्क कैलकुलेट कर लेंगे चार्ज को P से P डैश तक लाने में, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से कहां तक, पॉइंट ए तक। हमारा काम हो जाएगा। यानी हम क्या मानेंगे, सपोज एट एनी इंस्टेंट, किसी वक्त पे, सपोज एट एनी इंस्टेंट द टेस्ट चार्ज is at point P। हमने मान लिया किसी समय पे हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट P पर है। तो अब ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे तो फोर्स लगाएगा ना, किधर फोर्स लगाएगा, धक्का मारेगा इधर, यानी इधर वो लगाएगा उसके ऊपर फोर्स। उसको हम ब्लू मार्कर से दिखाते हैं। देखो ये सोर्स चार्ज पहले से प्रेजेंट है, ये टेस्ट चार्ज तुम लेकर आ रहे हो इन्फिनिटी से कहां तक लाना है, ए तक। इन्फिनिटी से ए के बीच में दो छोटा छोटा पॉइंट P और P डैश। तो जैसे ही तुम P पे पहुंचोगे, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा और वो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, धक्का मारना चाहेगा, ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, और आपको एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना है, इधर की ओर। ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर है इतना। और फोर्स वो लगाएगा कितना, वो फोर्स का वैल्यू हम लिखेंगे Q इंटू E होता है। आपको ही पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E मान लेंगे। तो देखिए सपोज एट एनी इंस्टेंट द टेस्ट चार्ज इज एट पॉइंट P and it is moved by
a very small distance, a very small distance dx, dx p से p डैश तक हमने इसको मूव कराया और वो डिस्टेंस कितना माना dx, देन अगर दूरी छोटी सी है तो वर्क भी छोटा ही किया गया होगा, देन स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, कितना वर्क किया गया होगा इसको मूव कराने में, तो उस वर्क को, छोटा सा वर्क को हम dw कह देते हैं। चलिए फोर्स कितना लगा है, F वेक्टर, फोर्स कितना है F वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx वेक्टर। तो यही फॉर्मूला होता है वर्क का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या, डॉट प्रोडक्ट F डॉट dx। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से a तक, तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा इन्फिनिटी से कहां तक का, a तक का, उसको फिर टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा। अब एक काम करते हैं, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से dw का वैल्यू फोर्स का रखेंगे, dx का वैल्यू रखेंगे और हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन उससे पहले कि प्रोसीड करेंगे, सारी बातें आपको नोट करनी, सारी बातें आप नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में आएगा तो ये फिगर और ये सारी बातें आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो आप इन बातों को नोट कीजिए। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं dw बराबर F डॉट dx से, इसे नोट कीजिए आप। देखिए हम लोग यहाँ तक आ गए थे, स्मॉल वर्क का वैल्यू आ गया F डॉट dx। अब सभी को पता है F डॉट dx को जब तोड़ोगे तो फोर्स इंटू dx और इसके बीच का एंगल cos थीटा, यही होता है a डॉट b का फॉर्मूला, F a ये हो गया a b cos थीटा। तो देखिए फोर्स इधर है और आपको आना इधर है, तो F में dx में एंगल कितना बनेगा, उल्टा यानी कि 180 डिग्री, यानी आपका जो वर्क होगा वो हो जाएगा माइनस F dx। अब इसी को करना है इंटीग्रेट टोटल वर्क निकालने के लिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम फोर्स का वैल्यू लिख लेते हैं। फोर्स बराबर वैल्यू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F बराबर QE। तो चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज यानी कि Q और इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज का यानी कि E, तो F QE dx हो गया। टू गेट टोटल वर्क इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, in moving the test charge from infinity to point A, we will integrate the above equation। आप जैसे ही इंटीग्रेट करोगे आपको टोटल वर्क मिलेगा, dw का इंटीग्रेशन, w कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर a तक। अब आपको यहां पे इंटीग्रेशन करना है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज यानी कि कैपिटल Q, अब बाई दूरी का स्क्वायर। तो देखो फिलहाल हम वर्क निकाल रहे थे किस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे देखना होगा, पॉइंट P पे ना। अभी तो हम पॉइंट P से चले हैं, तो P तक की दूरी कितनी है, x स्क्वायर हो जाएगा और ये एक Q रह गया यहाँ पर, इनटू में क्या हो जाएगा dx, यही बचेगा। देखो हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का मॉड बाई दूरी का स्क्वायर, सोर्स चार्ज कैपिटल Q। और किस पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं, P पॉइंट पे, तो P पॉइंट तक की दूरी x यानी कि x का स्क्वायर। अब देखो ये टेस्ट चार्ज तो था ही, वो यहाँ पे आ गया और ये dx आ गया यहाँ पर। अब हमें बात करना है लिमिट का, तो जिसके आगे d लगा होगा लिमिट हम लोग उसी का पुट करेंगे ना। तो वेरिएबल कौन है, d यानी कि आपका वो डिस्टेंस। तो देखिए आपको कहां से कहां तक आना है, आपको आना है इन्फिनिटी से कहां तक लाना है, पॉइंट A तक। तो चलो मेरा ओरिजिन रेफरेंस O से देखते हैं, तो O से जब अगर आप इन्फिनिटी जाओगे तो दूरी तो इन्फिनिटी हो जाएगी और आपको आना है पॉइंट A तक। तो पॉइंट A तक का दूरी कितना है, स्मॉल r, यानी आपका इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर के r, यानी कि इन्फिनिटी से लेकर के A, इन्फिनिटी का दूरी इन्फिनिटी और A पॉइंट का दूरी r, यानी इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक, r तक। अब करते हैं इसे हम लोग इंटीग्रेट, इन्फिनिटी से लेकर के A तक का हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए जो कांस्टेंट है। वर्क इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में क्या होता है, कांस्टेंट को बाहर कीजिए, तो दोनों चार्ज कांस्टेंट हमारा Q इंटू Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हमारा क्या होगा कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन का लिमिट यहां तक, और x स्क्वायर पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। देखिए तो ये -2 हो जाएगा। और सभी को पता है इंटीग्रेशन, अगर आपको जिसको नहीं आता है बता देते हैं, x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है पावर में एक जोड़िए और उतना ही से क्या कर दीजिए डिवाइड, और अगर इनडेफिनिट है तो एक कांस्टेंट सी। तो खैर यहाँ तो डेफिनिट है, कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, यानी पावर में क्या करना होगा, एक जोड़ना होगा और उतना ही से क्या करना होगा डिवाइड। तो पावर है -2 में एक जोड़ दीजिए, अब ये हो गया Q, अब बटा में हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
लिमिट हो गया इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। एक मिनट, अब तो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, हटाइए। पावर में जोड़िए तो -2 + 1 -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। इन्फिनिटी लोअर लिमिट यहाँ और अपर लिमिट यहाँ। हमने इसलिए इस पे ऐसा कर दिया ताकि आपको समझ में आए, जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है क्या प्रोसीजर है इंटीग्रेशन करने का यहाँ पे। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्यू बटा 4πε0, 4πε एक सौ पार कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे भी कितना बचेगा -1, यानी वो माइनस हम लोग कहाँ लेके चले जाएंगे, बाहर। अच्छा रुक जाइए एक मिनट, ये जो माइनस हम लोग यहाँ से मिस किए, ये माइनस था, चलो यहाँ लाए, तो देखो ये माइनस हम लोग यहाँ लगाया नहीं है, देखो ध्यान देना, ये माइनस क्यू ही था, यहाँ माइनस लाए थे, यहाँ के बाद से हम लोग माइनस नहीं लिए थे, तो इस माइनस को तो यहाँ बाहर रखना पड़ेगा ना, ये माइनस बाहर रहेगा। और यहाँ से देखो तो क्या होगा, -2 + 1 -1, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया x पे पावर -1, x पे पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर r तक। अब हमें इसे करना है सिंप्लीफाई, आपको वर्क मिल जाएगा इन्फिनिटी से लेकर a तक। इससे पहले कि हम सिंप्लीफाई करें, इससे पहले आप नोट करो, फिर हम चलते हैं सिंप्लीफिकेशन की ओर। देखिए अब यहां से आगे चलते हैं, वर्क डन इन्फिनिटी टू a, वैल्यू क्या गया क्यू बटा 4πε0। अब पहले रखेंगे अपर लिमिट 4πε0, पहले रखेंगे अपर लिमिट तो 1/r हो जाएगा, x की जगह पे माइनस देके लिखेंगे लोअर लिमिट तो 1/∞ हो जाएगा, तो 1/∞ की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू a हमें मिल गया क्यू बटा 4πε0 इंटू 1/r। ये हमें वर्क मिला, लेकिन हमें चाहिए क्या, पोटेंशियल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आपने v बराबर लिख रखा था, पोटेंशियल बराबर लिख रखा था, पॉइंट a का कितना था, वर्क डन इन्फिनिटी टू a डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। तो जैसे ही इस वैल्यू के यहाँ रखोगे तो q से q हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर बचेगा 1/4πε0। देखो ये स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो गया, q और बटा में r। और ध्यान रखिएगा v बराबर जो आपका फॉर्मूला या पॉइंट a का जो आपको मिला पोटेंशियल, उसी को हम v कह रहे थे, 1/4πε0 कितना मिल गया, q बटा r। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मॉड नहीं आया है, मॉड नहीं आने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यूनिट हमारा यहाँ से क्या आ गया, यूनिट हमने बताया था वोल्ट यूज करना है आपको, उसका भी सिंबल भी होगा। अगर इफ चार्ज अगर पॉजिटिव रहेगा तो पोटेंशियल भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि साइन के साथ लेना है आपको, याद रखिएगा क्यों हम साइन के साथ लेंगे सोर्स चार्ज को। चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव। इतना करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। अब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उसके डिफिनेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के दो चीज हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, एक पोटेंशियल का फॉर्मूला। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको यूज करना क्वेश्चन पे आसान है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी सोर्स चार्ज का कितना होता है उसका फॉर्मूला आप लोग ने डिराइव कर लिया। अब उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत आसानी से सवाल बनेगा, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है नहीं, बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी ऑफ ईच साइड √2 मीटर ड्यू टू चार्ज। चार्ज का वैल्यू दे रखा है जिसको चारों कॉर्नर पर रखना है। देखिए डायग्राम हम बना देते हैं, ये ए बी सी और डी, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज को रखना है। मान लिया ए पे हमने रखा है 2 माइक्रोकूलम, बी पे हमने रख दिया -2 माइक्रोकूलम, सी पे हमने रख दिया -3 माइक्रोकूलम और डी पे हमने रख दिया 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, हम इसका कुछ सिंबॉलिक फॉर्म ले लेते हैं। ए पे रखा हुआ चार्ज को क्यू ए बोल देते हैं, बी पे रखा हुआ चार्ज को क्यू डी बोल देते हैं, सी पे रखा हुआ चार्ज को क्यू सी और डी पे रखा हुआ चार्ज को क्यू डी। बाद में इसकी वैल्यू को हम प्लेस करेंगे जैसा कि बाकी क्वेश्चन हम कर देते हैं। और ये रहा इसका सेंटर यानी कि O। अब सेंटर की दूरी हर चार्ज से तो बराबर ही होगी और √2 मीटर जो है इसका साइड का लेंथ है, तो जितना OA होगा उतना ही OB भी होगा, उतना ही OC भी होगा और उतना ही OD भी होगा। हमने इसको क्या मान लिया, R। पहले इस दूरी की वैल्यू को निकाल लिया जाए तो देखिए ये कितना है, ये वैल्यू है √2 मीटर और ये वैल्यू भी होगा √2 मीटर। तो पहले इसका क्या निकालो, डायगोनल, और डायगोनल निकालने के बाद डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
और उसको बस आधा कर दो, यानी कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी सारी की सारी दूरी जो होगी वो 1 मीटर होगी। कैसे हो गया, √2 हो गया, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, दोनों का स्क्वायर, यानी कि 2 2 4 का रूट ओवर फिर से करोगे 2 और उसको आधा कर दो तो कितना हो गया, 1 और 1। ठीक है, आपको पॉइंट ओ पर सेंटर पर इन चारों के कारण पोटेंशियल निकालना है। देखिए हमने जो फॉर्मूला आपको सिखाया वो किसी पॉइंट चार्ज के ही कारण पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है, और यह भी पॉइंट चार्ज एक ना हो के 4 है, यानी ग्रुप ऑफ चार्जेस है। तो आपके बुक में टॉपिक लिखा रहता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट फॉर ग्रुप ऑफ चार्ज, तो उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, यानी वो टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तो। यानी आपका जो टॉपिक है टू फाइंड, ये टॉपिक रहता है उसमें टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, बहुत सारा चार्ज हो और उसके कारण हमें पोटेंशियल निकालना हो। तो देखो तो इस सवाल में वही है ना, 4 चार्ज है, मतलब ग्रुप ऑफ चार्ज और पॉइंट ओ पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। आपने ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता था +1 कूलम रखते थे और डायरेक्शन देख करके फिर वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहाँ डायरेक्शन का तो कोई लफड़ा है नहीं, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जो स्केलर क्वांटिटी को क्या करना है, बस वहां पे पोटेंशियल निकालो सबके कारण और सीधा ऐड कर दो। यानी अगर कोई हमसे पूछेगा पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा कितना, VO का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, तो देखो 4 चार्ज है, 4 की वजह से होगा वहां पे पोटेंशियल, चारों की वजह से होगा। 5 होता तो 5 की वजह से, 2 होता तो 2 की वजह से। तो देखिए यहाँ पोटेंशियल कौन कौन क्रिएट कर रहा है, ए वाला चार्ज भी ओ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा, बी वाला चार्ज भी ओ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और सी वाला चार्ज भी ओ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और डी वाला चार्ज भी ओ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा। यानी अगर हमें ओ पे पोटेंशियल निकालना है तो ओ पे पोटेंशियल ए के चार्ज के कारण भी होगा, ओ पे पोटेंशियल बी के कारण भी होगा, ओ पे पोटेंशियल सी के कारण भी होगा, और ओ पे पोटेंशियल डी के कारण भी होगा। जितने चार्ज रहेंगे सबको सिंगुलर अलजेब्रिकली जोड़ते चले जाना है विथ साइन। हमने अभी आपको बताया था अगर चार्ज का साइन नेगेटिव होगा तो वहां प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, अभी आप देखोगे। तो देखो याद करो, हमें ओ का पोटेंशियल चाहिए। अभी अभी हमने आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखवाया था। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लिखने का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अब दूरी का स्क्वायर नहीं, दूरी। बहुत सारे लोग आदत हो गया है दूरी का स्क्वायर लिखने का इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स में, तो वो लोग यहां भी स्क्वायर कर देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिंपल आर। इसी फॉर्मूला को चारों के लिए यूज करो, ओ के लिए, ओबी के लिए, ओसी के लिए और ओडी के लिए। तो चलिए सबसे पहले पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए, फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ए की बात हो रही है, चार्ज ए का लेंगे, कहां पे लेना है, ओ पे। ए पर रखे हुए चार्ज के कारण ओ का पोटेंशियल, तो दूरी कितना होगा ए से ओ, यानी कि ओ ए प्लस, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसके कारण पोटेंशियल, बी के कारण, तो चार्ज एट बी, दूरी ओ बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज एट सी लेंगे, दूरी ओ सी, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एट डी लेंगे, और दूरी कितना हो जाएगा ओडी। सब में क्या कॉमन है भाई, तो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और सबका डिस्टेंस क्या है, बराबर है ना, यानी सबका डिस्टेंस आर हमने लिया था, ओ ए, ओ बी, ओ बी, ओ सी सब कुछ। तो यानी आप यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, इंटू 1/r को कॉमन ले लो। सिर्फ अंदर में क्या बच जाएगा, देखो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सबका वैल्यू किसके बराबर था, आर के बराबर, इसीलिए आर मेरा कॉमन होके बाहर आ गया। सिर्फ रह गया चार्ज एट ए, चार्ज एट बी, चार्ज एट सी एंड चार्ज एट डी। अब आप सभी लोगों को वैल्यू तो पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना आया था 1 मीटर। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, मीटर। ए का चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁶ प्लस बी का चार्ज -2 माइक्रोकूलम, तो यानी कितना प्लस माइनस माइनस 2 × 10⁻⁶। चलिए सी पर का चार्ज कितना है -3 माइक्रोकूलम, और डी पर का चार्ज कितना है 6 माइक्रोकूलम, प्लस 6 है ना, प्लस 6 माइक्रोकूलम। देखिए तो जरा 2 माइक्रोकूलम प्लस का 2 माइक्रोकूलम माइनस का कैंसिल हो गया, 6 माइक्रोकूलम में से 3 माइक्रोकूलम जाएगा तो कितना बचेगा 3 माइक्रोकूलम। अब इस सबको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपको फाइनली आंसर जो भी होगा वो वोल्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस बताना ये था कि देखो कितना आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाता था, एंगल वगैरह का चक्कर लग जाता था, थोड़ा दिक्कत होता था कैलकुलेशन में। लेकिन देखो पोटेंशियल अगर निकाल रहे हो, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने को कहेगा, सीधा सीधा आप लोग क्या कर देना, वहां पे
टोटल पोटेंशियल सबके कारण लिखिए और उसको एल्जेब्रिकली जोड़ दीजिए विथ देयर साइन। अगर प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी कैलकुलेशन हम कर भी सकते हैं। यहाँ देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ये आ गया और यहाँ कितना बचा 3 माइक्रो कूलम, यानी ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये हो गया कितना 3 माइक्रो कूलम। 3 इंटू 10 टू द पावर -6 तो 9 3 जा 27 और 10 पे पावर यहाँ पे कितना बच गया 3। इतना वोल्ट हमारा क्या हो गया आंसर। नोट कीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एक और नए सवाल पे हम लोग आते हैं। ऐसा सवाल आपके एनसीईआरटी की बुक में शायद पहला या दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है। कहता है हमारे पास में दो चार्ज है, 2 चार्जेस, एक का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम और दूसरा -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम में डाइपोल जैसा फिगर बनेगा। आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों कितनी दूरी पे रखे हुए हैं 20 सेंटीमीटर। एक ए पे चार्ज रखा है, एक बी पे चार्ज रखा है। ए पे चार्ज कितना रखा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम, बी पे चार्ज रखा -3 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम, 8 है -8 कूलम। ये ए का चार्ज हो गया यानी क्यू ए हो गया और ये बी का चार्ज हो गया यानी कि क्यू बी हो गया। अब कहता है इन दोनों के ज्वाइन करने वाले लाइन पे एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन तो ये ए बी। अब इस पे मान लीजिए ओ पॉइंट, कहता है किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। इन दोनों के कारण कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। दूरी पूरी की पूरी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यही आपका दूरी यानी कि आर। हम मान लेते हैं ओ पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या है 0। दोनों के कारण पोटेंशियल क्या है हमारा 0। और मान लेते हैं ए से ओ तक की दूरी अगर x है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी r-x। बाद में r का वैल्यू रख देंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मान लिया कि ओ पॉइंट पे इन दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होने वाला है 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा एनसीईआरटी में सवाल है आपके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ का पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0, यानी ए प्लस बी मिल करके कुछ पोटेंशियल ए का होगा ऊपर और कुछ पोटेंशियल बी का होगा ऊपर। ए का होगा ऊपर और कुछ पोटेंशियल क्रिएट करेगा। देखो चार्ज ए पे भी है तो ओ पे पोटेंशियल चार्ज ए भी क्रिएट करेगा और बी पे भी चार्ज है तो बी वाला चार्ज भी ओ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा और दोनों मिल करके, दोनों का पोटेंशियल मिल करके ओ पर कितना होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कितना होना चाहिए 0। कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं, यानी VAO और VBO की पहले वैल्यू लिखते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0। ए का लिख रहे हैं तो चार्ज ए का लेंगे और दूरी ए से कहां तक का लेंगे ओ तक का, डिवाइडेड बाई आर होता है ना दूरी। तो देखिए तो दूरी कितना है वहां पे ए से लेकर के ओ तक का प्लस 1/4πε0। अब बी का चार्ज लेते हैं और डिवाइडेड बाई दूरी बी से लेकर के ओ तक का और वैल्यू मिलके क्या होना चाहिए 0। अब उस साइड अगर ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/4πε0। अब सारी वैल्यूज को रखते हैं। ए पर का चार्ज कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -8 और ए से लेकर के ओ तक की दूरी कितनी है x, यही वैल्यू तो हमें जानना है। बराबर ये उस साइड गया तो देखो उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा -1/4πε0। और बी का चार्ज देखो तो कितना है -3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई बी से लेकर के ओ तक की दूरी। देखिए तो बी से लेकर के ओ तक की दूरी है r-x। अब देखो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, ये वैल्यू हमारा कैंसिल हो गया 1/4πε0 भी क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x बराबर हो गया r-x, यानी r बराबर हो गया 2x। x बराबर r-x तो r बराबर हो गया 2x, यानी x की वैल्यू होगी r/2 यानी कि मिडिल पॉइंट। r का वैल्यू कितना था 20 सेंटीमीटर, यानी 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर पे इधर से भी 10 सेंटीमीटर इधर से भी 10 सेंटीमीटर आपका जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। यहाँ रेफरेंस में लिख देना कहां से हमने x मेजर किया था, याद है ना हमने x मेजर किया था a से, फ्रॉम पॉइंट ए से 10 सेंटीमीटर जाओगे तो पोटेंशियल 0। देखो यहाँ इजीली इसलिए सॉल्व हो गया क्योंकि हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर लिया था। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसमें चार्ज का वैल्यू अलग अलग है, तो ये जो दूरी है वो मिडिल पे नहीं आके कहीं और आएगा। तो थोड़ा आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। हमने आपको प्रोसीजर बता दिया, जहां पे भी आपको कहेगा पोटेंशियल 0 करना है वहां का पोटेंशियल 0 मान लीजिएगा और आपका यही मेन कंडीशन बनेगा, इसी कंडीशन को यूज कीजिएगा। ओ का पोटेंशियल हमें क्या करना था 0, यानी ए वाला चार्ज भी कुछ पोटेंशियल बनाएगा, बी वाला चार्ज भी कुछ पोटेंशियल बनाएगा और दोनों मिल करके वहां पे कितने पोटेंशियल कर देंगे 0। क्योंकि इसके जस्ट बाद हम आपको टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो देने वाले हैं, वो इसी थ्योरी पर बेस्ड है, इसी थ्योरी पे। तो आप इसे जल्दी से नोट कीजिए और आपके सामने हम टेस्ट का क्वेश्चन रखते हैं। देखिए इस टेस्ट का क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें हम एक बात आपको समझा देते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया होगा,
पहले से ये सारा टॉपिक हो सकता है कहीं से पढ़ रखा होगा, तो वो डायरेक्ट फास्ट फॉरवर्ड करके और लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, तो वो बेहतर तरीका नहीं है ये, क्योंकि पूरे लेक्चर के लास्ट में ये क्वेश्चन है, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो भी उसी हिसाब से आना चाहिए, मतलब अपलोड होने के बाद वीडियो 50 मिनट के लगभग बाद। तो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। यहाँ पे इस चार्ज का वैल्यू आपको पता करना है, ये एक ट्राइंगल है क्यू, सच दैट VA इक्वल्स टू 0। इस क्यू का क्या वैल्यू हो, इस क्यू का क्या वैल्यू हो कि ए पे रखा हुआ जो पॉइंट है, जो पॉइंट ए है, वहां पे इस सिस्टम के कारण पोटेंशियल क्या हो 0। बी पे चार्ज है 3 कूलम और सी पे भी चार्ज है 3 कूलम, यानी 2 चार्ज ऑलरेडी मौजूद है। तीसरा चार्ज क्यू कितना यहां रखें कि ए पे पोटेंशियल क्या रहे 0। अभी मैंने आपको बताया था कंडीशन, उसी का यूज कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है -24/5 कूलम, -3/4 कूलम, -6 कूलम, 24/5 कूलम। हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से बनाना है और जैसा हमने कहा उसको फॉलो करना है, यानी कि जब सारे लोग इस लेक्चर को देख लें फिर सब लोग एक साथ ट्राई कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो इससे फिर क्या होगा कि जो लोग लेक्चर को देखकर सॉल्व करेंगे, जिन लोगों ने पहले सॉल्व किया हुआ है, तो थोड़ा सा वहाँ पे उन्हें एडवांटेज मिल जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। आप तो लेक्चर पूरा देखिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए।